ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। बात करते हैं सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का संकेत 2023 दे रहा है, किन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको सावधानी रखनी है और किन चीज़ों में आपको आगे बढ़कर काम करना है। सिंह वालों के लिए जो सबसे देख रहा हूँ कि संवेदनशील क्षेत्र है इस वर्ष, वह हो रहा है आपके स्वास्थ्य का। कर्क वालों की तरह ही, क्योंकि शनि जो है वो जब कर्क में थे 2020 से 22 तक, तो कर्क लग्न के लोग काफ़ी प्रभावित हुए स्वास्थ्य को लेकर के, और सिंह वालों के लिए कुछ उसी प्रकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि कुंभ राशि में जब आएंगे सीधी दृष्टि लग्न पर और 10वीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव में आएगी, तो शरीर का मध्य ऊपरी हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। शनि की उपस्थिति से ज़्यादा शनि की दृष्टि प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
राहु केतु का गोचर शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य और जो है वो तीसरे भाव में है, लेकिन नवंबर के बाद राहु भी आपके अष्टम में आएंगे, तो यह वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी संवेदनशील दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो तब भी, छोटी प्रॉब्लम भी हो इग्नोर मत करिएगा उसको, तुरंत उस पर एक्शन लीजिएगा। बाकी उपचार के क्षेत्र में बताएंगे कि किस प्रकार का उपचार और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो तो संवेदनशील लग रहा है भाई, उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ अब बात किया जाए करियर को लेकर के। करियर के मामले में प्रारंभ में भाग्य जो है वो अवरोधक हो रही है आपको किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि भाग्य स्थान पर राहु शनि की दृष्टि, यह स्थिति जो है वो रुकावटों के लिए जानी जाएगी यह वर्ष जो है वो, क्योंकि आपको बहुत अधिक धैर्य से काम करना होगा, हर्डल्स आएंगे और बाधाओं से विचलित नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने चीज़ों में रुकावट, एक बार में सफलता जो है वो मिले, ये जो है संदेहास्पद रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा और हर काम में थोड़ा थोड़ा अड़चन आएगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। तो प्रयास आपको बढ़ाए रखना होगा, और तुरंत किसी काम में सफलता नहीं मिलता है तो आप उससे घबरा करके अपने पथ को बदलने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन के बारे में मत सोचिए, नई नई चीज़ों को ट्राई मत करिए, क्योंकि किसी भी काम में इस दौरान हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ रुकावटों का सामना तो करना पड़ेगा। जो काम चलता हुआ है उसमें भी आपको थोड़ी बहुत बाधा महसूस होगी, नया काम प्रारंभ करते हैं उसमें भी आपको तुरंत सफलता मिले, इसके लिए अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। करियर में दूसरी चीज़ देखूं कि व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी रास्ते खुलेंगे। अगर आप धन इत्यादि की व्यवस्था करना चाह रहे थे वो सहज प्राप्त होगा, अच्छे साझेदार आपको इस दौरान मिलेंगे। कार्य व्यापार में अपने बल पर भी अगर आप जो कार्य व्यापार कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो चीज़ें प्राप्त होंगी, उसमें वृद्धि होगी, और कुछ मामलों में वृद्धि अगर ना भी देखने को मिले तो स्थिरता रहेगी। रुकावटें आएंगी, रुकावटों से आप जूझेंगे, और कई बार मैटर ये भी करता है कि दशा अंतर्दशा किसकी है, लेकिन कम से कम व्यापार में स्थिरता जो है आपको महसूस इस दौरान होगी। करियर के दृष्टिकोण से और यह वर्ष जो है वो वर्ष का जो आधा हिस्सा है वो थोड़ा आपके लिए तनावग्रस्त परिणाम देगा। इसमें बहुत अधिक अप्रत्याशित वृद्धि या कोई बहुत बड़ा गेन नहीं हो करके सामान्य और सामान्य से थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति यह जो है वर्ष बना रहा है करियर के दृष्टिकोण से। इसका जो वर्ष का जो अंतिम आधा भाग होगा उसमें थोड़ी अच्छी सफलता की आप उम्मीद आप कर सकते हैं। तो प्रारंभ वाला हिस्सा थोड़ी रुकावटों का, थोड़ा संघर्ष का, रुक कर सफलता मिलने का और व्यापार में स्थिरता का रहेगा। अंतिम भाग में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए जो वर्ष का जो आधा अंतिम हिस्सा होगा उसमें आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि और आय में भी कुछ हद तक वृद्धि होने की संभावना पूरे वर्ष में दिखाई पड़ रही है। नए प्रयोग से बचने का वर्ष है, नए प्रयोग बहुत ना करें, अति आवश्यक ना हो तो आपको नए कामों में हाथ इस साल नहीं डालना चाहिए। बाकी महीने के राशिफल भी बात करते हैं, कभी कभी ग्रह गोचर बहुत अच्छा है, दशा अंतर्दशा का प्रभाव बहुत अच्छा है तो उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक जनरलाइज गोचर को देखूं तो उसमें नई चीज़ों में प्रयोग करने के लिए कोई बहुत अच्छा वर्ष नहीं है और विशेष करके अप्रैल तक तो बिल्कुल ना करें। अप्रैल के बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। यह वर्ष शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और जो लोग अपने आप को इन्हेंस करना चाह रहे हैं या जो शिक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले लोग हैं अभी, उनके लिए यह वर्ष अच्छी उपलब्धि देने वाला है। विशेष करके अप्रैल के बाद तो और बेहतर उपलब्धि आपको हासिल होगी, मन लगेगा और बुद्धि के बल पर भाग्योदय होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप अपने जीवन से संबंधित, अपने करियर से संबंधित आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी अनुकूल है, शुभता लिया हुआ है, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। अप्रैल के बाद का जो समय है पूरे वर्ष का वह बहुत ही अनुकूल है। तो अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और 2023 में अगर आप प्लान कर रहे हैं 2023-24 के पीरियड में, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अप्रैल से योजना बनाएं और उसमें भगवान चाहेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के कारण मन प्रसन्न रहेगा और संतान भी अच्छी उपलब्धि हासिल करे, कम से कम आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है तो उस दृष्टिकोण से ठीक है।
अब जो लोग विवाह के योग्य हैं, रिश्तों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो विवाह के योग्य लोगों के लिए, जैसे सिंह वालों के मेरे पास बहुत क्वेरी पूरे साल वर्ष पर्यंत रही है कि विवाह फिक्स नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, बाधाएं कहाँ से होता, उसकी संभावना ही नहीं थी, क्योंकि शनि जो है वो सप्तमेश भी है और छठे भाव में जब सप्तम भाव का ही स्वामी गोचर कर रहा उस समय विवाह की आप उम्मीद मत करिए। तो वो चीज़ जो है वो कठिन, और अगर होता भी है तो बड़ा कलह कलेशकारी होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो गोचर बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यह वर्ष जो है वो अब इस दृष्टिकोण से खुशियों भरा कहा जा सकता है। कोई अच्छा जीवन साथी, जीवन संगिनी मिले, प्रभावशाली मिले, मन के अनुकूल मिले और जो है वो उसमें स्थिरता रहे, ऐसा योग। परमानेंट कुंडली तो सदैव प्रभावित करेगी। अगर परमानेंट कुंडली में आपके जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो कहीं आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं, छठे में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, तब तो वैवाहिक जीवन के लिए वो अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कराते। लेकिन कम से कम गोचर में जो अब स्थिति है वह विवाह करने के योग्य बना रहे हैं। और जिन लोगों की भी चीज़ें साल 2 साल से रुकी हुई थी उसमें अब आगे जो है वो उन्नति देखने को मिलेगी और बात बनती हुई दिखाई देगी। और इस दौरान अगर विवाह होता है तो उम्मीद है कि उसमें स्थिरता रहेगी। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्क, सिंह, मकर और कुंभ, ये 4 लगनें जो हैं वो थोड़ी प्रोन होती हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असंतुष्टि का बोध रहता है अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम एनिमी आमने सामने के प्लेनेट हो जाते हैं। और वैसे में अगर बैठे भी हों, लग्नेश लग्न में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, तो टूटता नहीं है, लेकिन कई बार क्लेश बड़ा चरम लेवल पर पहुंचता है। तो थोड़ा सा असंतुष्टि तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर मैं विवाह की बात करूं तो ये वर्ष जो है शहनाइयाँ बजा दे, ऐसे संकेत काफ़ी हद तक मिल रहे हैं कि उस मामले में शुभता बनी हुई है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी यह वर्ष काफ़ी हद तक अनुकूल है। वर्ष का प्रारंभ भी आपके लिए काफ़ी अनुकूलता दिखाई दे रहा है और पूरा वर्ष ही अगर देखा जाए तो स्थिरता देगा। अगर आप ज़मीन में कहीं निवेश करते हैं या रहने के लिए खरीदते हैं तो उस दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए शुभता लिया हुआ है, वहाँ पर आपको जो है वो अनुकूलता मिल रही है और प्राप्तियाँ होंगी। इस वर्ष में धार्मिक कार्य आपके हाथों काफ़ी होंगे, जन कल्याण की भावनाओं का उदय रहेगा। आपका जो प्रयास है, जो प्रभुत्व है, जो आपके अंदर एनर्जी है, उसकी दिशा बहुत सही रहेगी। और कई मामलों में अगर मैं कहूँ तो निस्वार्थ भाव से काम करने की इच्छा। वैसे भी सिंह लग्न की कुंडली थोड़ी एग्रेसिव तो होती है, लेकिन लोगों की मदद भी बहुत करती है। जब मदद करने पर आए तो शत्रुता करेगी, तो शत्रुता भी ज़बरदस्त करेगी, और मदद करने पर आए तो बहुत मदद करेगी। यह वर्ष शत्रुता वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है उतना। इस वर्ष में आप जन कल्याण की भावना रहेगी, लोगों की खूब मदद करेंगे और आपके हाथों जो है वो धार्मिक कार्यों का प्रतिपादन होगा। आप संपन्न जो है वो करेंगे धार्मिक कार्यों को। तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है। आपको खुद बहुत मदद इस वर्ष नहीं मिलेगी, वहाँ निराशा हो सकती है अगर आप उम्मीद लगाएं तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद भी लगाएंगे किसी से। मस्त मौला रहेंगे, कोई किसी से कोई नाराज़गी नहीं, और जो है वो है। और कोई आ गया रास्ते में, किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी होगा। शिक्षा और ज्ञान के दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस वर्ष को समराइज करूं, उपचार अभी बताऊंगा कि किस चीज़ का उपचार करना है, तो जन कल्याण परोपकार के लिए बहुत अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा, संतान से सुख के लिए काफ़ी हद तक अच्छा। परमानेंट कुंडली, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, परमानेंट कुंडली से भी सही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन फिलहाल गोचर में अच्छी स्थिति बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अब सफलता, अभूतपूर्व सफलता कुछ मामले में आपको प्राप्त होगी। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन व्यापार में स्थिरता, भाग्य के कारण रुकावट, और करियर के क्षेत्र में थोड़ा सामान्य स्थिति, बहुत अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाला वर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक संवेदनशील वर्ष यह है। अब जहाँ तक उपचार की बात की जाए कि क्या उपचार करें, क्योंकि पहले अलग अलग बताता था, लेकिन सोचा कि कम से कम एक पूरा पैकेज आपको मिल जाए, क्योंकि यह सारांश है। बाकी तो आपसे मुलाकात होती रहेगी साप्ताहिक और मंथली में। उपचार के दृष्टिकोण से देखूं तो चूँकि शनि पीड़ित करेंगे आपको, तो शनि की पीड़ा के लिए एक तो शनि देव की, हालांकि लग्न सिंह है, फिर भी शनि की शांति का विधान अगर प्रारंभ में ही हो जाए, उनके लिए तैलाभिषेक, उनके लिए अनुष्ठान, उनके लिए हवन यज्ञ हो जाए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
स्वतः जो स्वयं नियमित करें वो आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र का जो है वो रेगुलर आप प्रतिदिन जप करना प्रारंभ करें, थोड़ी देर ध्यान करना प्रारंभ करें। कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में हो, ध्यान तो कहीं बैठकर किया जा सकता है। मंदिर हो ना हो, पूजा घर हो ना हो, सुविधाएं हो ना हो, आप कहीं भी दुनिया के कोने में रहें, अपने कमरे में बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। थोड़ी देर म्यूज़िक लगा सकते हैं और उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री, इनमें से तीनों में से जो आपको सहजता से लगे। और कई बार क्या होता है, कुछ श्लोक और स्तुतियाँ और मंत्र जो है ना वो आकर्षित करते हैं, तो उसमें ध्यान और अच्छा लगता है। तो इन तीनों में से जो आपको थोड़ा और अधिक आकर्षित कर रहा हो, काम तीनों बराबर लगभग करेगा, आप जो है उसका नियमित जो है वो पाठ, श्रवण और ध्यान उससे आप करेंगे तो उससे आपको राहत होगा। समय समय पर रुद्राभिषेक, भगवान शिव का जो रुद्र गायत्री मंत्र है या उनका जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका नियमित जप और समय समय पर रुद्राभिषेक। अगर शनि की दशा या अंतरदशा हो और उसमें सूर्य का अंतर या प्रत्यंतर आने वाला हो तो महामृत्युंजय अनुष्ठान भी आपको करवा लेना चाहिए। रुकावटें जो आएंगी आपके भाग्य स्थान पर, उसके लिए शनि और राहु के जो दृष्टि योग बन रहा है उसको अगर निराकरण की बात करूं तो उसके लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना नियमित करिए। या और एक अच्छी क्वालिटी का, अगर आपकी कोई चंद्र राशि जो है वो बहुत नकारात्मक नहीं है तो आपको चाहिए, या चंद्रमा की दशा अंतरदशा न चल रहा हो, चंद्र राशि बेहद शत्रु नहीं हो बुध की, और वर्तमान में चंद्रमा की दशा या अंतरदशा ना हो, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहनिएगा। उससे बाधाओं में भी थोड़ी कमी आएगी और भगवान गणेश का नियमित आराधना करते रहिए। तो आप देखेंगे कि जो रुकावटें हैं उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगा और कार्य व्यापार में थोड़ी सहूलियत और सहजता रहेगी। तो स्वास्थ्य और करियर पर थोड़ा ध्यान देना है इस वर्ष में, और शिक्षा और प्रतियोगिता तो खूब बढ़ चढ़ के होने वाली है, उस पर आप जोर लगाए रखिए। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए आपके लिए कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।